हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी ये सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 8 जो हमारा है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। हम पूरा एनसीईआरटी प्रॉपर देख रहे हैं उसको सीटेट के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है पूरे यहीं से आते हैं और सीटेट इतना ईजी नहीं है जो मतलब देखो, अगर आप पढ़ोगे प्रॉपर वे में तभी आपका पेपर निकलेगा, वरना आपने दिया हो, आप दे भी सकते हो या फिर आप दे रहे होंगे या फिर अपने आप फ्रेंड से पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा यार, एनसीईआरटी को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तभी एसएसटी के क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। बाकी उतना हार्ड है नहीं, आप इसको पढ़िए, एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करिए और प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस करिए। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगी। अगर आपको एसएसटी का नोट्स चाहिए तो आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा, और नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर मतलब कि मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। नोट्स की प्राइस सिर्फ 21 रुपये है। साइंस का भी यही प्राइस है और सोशल साइंस का भी, एसएसटी का भी यही। और नोट्स में आपको प्रॉपर पूरे लाइन टू लाइन पूरे फैक्ट मिलेंगे, और जो मतलब ऐसा नहीं छोटा छोटा फैक्ट नहीं, जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं उस तरह से आपको पूरे फैक्ट मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं जो ये हमारा चैप्टर है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है। देखो, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसे पे देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास। देखो, ये हमारा जो है चित्र हो गया, ये मतलब शेरों वाला स्तंभ, इसको हम कहीं पे भी देखते हैं, जैसे सारनाथ हो गया या पैसे पे देखते हैं बहुत सी चीज़ों पे, तो इसका बहुत बड़ा मतलब लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया। इसको कैसे बनाया गया? इसको पत्थरों को काट कर बनाया गया है। फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। फिर उन्हें सारनाथ में जो विशाल स्तंभ है उस पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 7 इसमें हमने देखो पढ़ लिया इसके बारे में। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। देखो, इतिहास के महान जो राजा थे अशोक, उनके बारे में मतलब कि इस स्तंभ और पत्थरों पर लिखा गया है। मतलब अभिलेख वो होता है जैसे पत्थर वगैरह पे राजाओं के बारे में लिखा जाए, उनके प्रशंसा के बारे में, वो कितने शक्तिशाली थे, वो होता है। इसके पहले कि हम यह जाने कि इस अभिलेख में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। देखो, क्या लिखा है इससे पहले हम देख लें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। और किसकी मदद से की थी? चाणक्य की मदद, जिनका नाम कौटिल्य, इनके गुरु का ही नाम था। इनका चाणक्य और कौटिल्य दोनों नाम था। और अगर आपसे पूछ लेगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ये इनके गुरु थे। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखते हैं। आपसे ये भी पूछ लेगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी है, तो चाणक्य की। कई विचार मिलते हैं उस पर। देखो, ये पुस्तक जो है ना, इसका नाम तो अर्थशास्त्र है, इसमें पूरे मतलब कि राजनीति के बारे में लिखा हुआ, कैसे शासन क्या था, ये सब। अब देखो, वंश क्या होता है? वंश जो होता है जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जैसे मान लो आप अपना एज्यूम कर लो, आपके दादा हो गए, फिर आपके पापा हो गए और आप हो गए, तो हम लोग एक ही वंश के हुए ना। इसी तरह मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। सबसे पहले चंद्रगुप्त, फिर उसका बेटा बिंदुसार और फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये आपको लगाने के लिए भी दे देता है क्योंकि क्वेश्चंस दिया हुआ है ना। चंद्रगुप्त का बेटा कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक। ये भी याद रखिएगा। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। देखो, साम्राज्य जो होता है इसमें बहुत सारे नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। देखो, आपसे ये लाइन बहुत बार पूछ चुका है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। साम्राज्य की जो मेन राजधानी थी क्या थी? पाटलिपुत्र। फिर उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाला रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते होंगे। मतलब ऐसा माना जाता है इन नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते होंगे। देखो, तक्षशिला जो था इसको देखिए कहाँ पे था? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने वाला ये मार्ग था। और दूसरी तरफ उज्जैन जो था उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के लिए ये रास्ता पड़ता था। ये साम्राज्य के बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत में जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। देखो, सब अपना अपना लैंग्वेज अलग बोलते हैं। जैसे साउथ इंडियन हो गया, तमिल बोलते हैं, हम लोग नॉर्मल हिंदी बोलते हैं। तो इस तरह से भोजपुरी, सब कुछ अपना अपना अलग लैंग्वेज है। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। सबका मतलब देखो, तभी तो भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि हम अलग अलग, हमारा पूरा ट्रेडिशनल ही अलग है। मतलब कि कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इस तरह से। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? देखो, चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है,
होती, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इन्हीं कारण से उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। देखो, अगर हम राज्य को चलाएंगे, जैसे आप नॉर्मल समझ लो, जैसे अब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हो गए तो अब पूरी जगह तो वो जाके कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो मतलब मिनिस्टर वगैरह होते हैं उनको हायर करते हैं, मतलब उनका चुनाव होता है। साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। देखो, सम्राट का सीधा नियंत्रण कहाँ पे होता था? पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पे। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाकों के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकारियों, व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा और अधिकारियों को की नियुक्ति करते थे। मतलब इसका ये मतलब हुआ, आप समझ सकते हैं नॉर्मल, कि गाँव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी से ये लोग क्या करते थे? कर इकट्ठा करते थे। कर इकट्ठा करने के लिए कोई अधिकारी को की नियुक्ति करते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। मतलब जो राजा की बात को नहीं मानते थे तो अधिकारी उनको क्या करते थे? सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता, इनमें से जो बहुत सारे अधिकारी थे उनको वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। मतलब कि ये भी देखा जाता था, जो अधिकारी रहते थे, कि कहीं ये गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, तो संदेशवाहक जैसे उन पर नजर रखते थे, जासूस जिनको हम कह सकते हैं। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार का एक वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। और इन सबके ऊपर कौन थे? सम्राट, जो राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्री, मतलब कि जो मंत्री होते थे, उनकी सहायता से इन सब पे नियंत्रण रखते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बना दिया जाता था। वहां का मतलब कि जो दूर दूर के प्रांत हो, जैसे उज्जैन वगैरह इसमें था, उज्जैन हो गया, तक्षशिला वगैरह हो गया, तो क्या करते थे, मतलब ये लोग अपने बेटे को वहां का गवर्नर बना देते थे, सूबेदार वगैरह नियुक्त कर देते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। लेकिन मतलब उन्हें वहां के लोगों को बाध्य नहीं किया जाता था कि ये सब राजकुमार की बात माने, वहां के अकॉर्डिंग ये लोग चलते थे। मतलब कि उनके स्थानीय परंपराओं और नियमों को तोड़ते नहीं थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थी। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा कर दिया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम किसके लिए? कंबल, और ये दक्षिण भारत सोने की मतलब कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ये नजराने से बहुत क्वेश्चन आता है, नजराना होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठित किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा कर दिया जाता था। देखो, कर जो था नियमित रूप से ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, लेकिन नजराना जो था ना, वो अनियमित रूप से जब भी मतलब मन हो, इनका संभव हो, तो ये इकट्ठा कर लेते थे। ये नजराना और कर में आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्वेश्चन घुमा देगा, उल्टा सीधा कर देगा, तो आपको इतना समझ होना चाहिए। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे दे देते थे। और मतलब ऐसे नजराने, देखो, ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसको देते थे, ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं करते थे कि नहीं दो दो दो, ऐसा जबरदस्ती नहीं होता था। राजधानी में सम्राट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनान राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। पहली बात आपसे पूछ लेगा, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका नाम है। मेगस्थनीज जो था ना, वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया हुआ था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने इसलिए भेजा था क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी बेटी हेलेन की शादी हुई थी, इसलिए भेजा था उसने। और इसने जो विवरण दिया था, देखो क्या दिया था। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी पर ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पर पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के चारों मतलब सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा समानतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। देखो क्यों घिरे होते थे? क्योंकि उनको डर थी ना, क्योंकि वो राजा थे, कोई इनकी हत्या ना कर दे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोती थी। और ये भी लिखा था कि जब वो खाना खाते थे ना, तो खाना खाने से पहले कोई खास नौकर होता था, पहले वो चखता था कि कहीं इसमें जहर तो नहीं है। और लगातार वो एक ही रूम में नहीं सोते थे। जैसे हम लोग के यहाँ तो एक ही रूम है, उसी में सोएंगे ना, ये नहीं सोते थे क्योंकि ये लोग राजा थे और इन्हें डर था कि कोई मार ना दे।
अब पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र आधुनिक पटना जो बिहार की कैपिटल है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंट से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर का नक्काशी से अलंकृत किया गया है, मतलब सुंदर मतलब बनाया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया के लिए यहाँ पे मतलब क्या बने थे, बसेरा बना हुआ था। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे और उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारी को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट, अब इनके बारे में हम देखते हैं। देखो, अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में। आपसे देखो क्वेश्चन पूछेगा अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस में हैं, तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ये भी याद रखिएगा इनके बारे में। देखो, कलिंग युद्ध का वर्णन देख लेते हैं, उसके बारे और इनके बारे में देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात की, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। मतलब इसने राजा जब बना 8 साल बाद इसने क्या किया, कलिंग पे मतलब युद्ध छेड़ा। और उसने इतना मतलब इतना, इस राजा बनने के बाद इसका पहला ही युद्ध था। इतना लड़ाई हुआ कलिंग में, तो इतना ज़्यादा नरसंहार देखा इन्होंने कि इन्होंने उसके बाद युद्ध का त्याग कर दिया। और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और सारे मतलब कि मार काट वाली चीज़ें सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया था। और इन्होंने देखो क्या बोला था कि मतलब राजा बनने के बाद जब इनका युद्ध हुआ, 1.5 लाख लोगों को इन्होंने बंदी बना लिया, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इस पर मुझे अपार दुख हुआ, इन्होंने अपने अभिलेख पे लिखा। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते तथा दासों मृतकों के प्रति दयावान होते, वो भी इस युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरों की शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना, बलपूर्वक विजय पानी ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो, धर्म के माध्यम से हम चीज़ों को प्यार से समझाते हैं, दया से समझाते हैं, लोगों को नहीं समझ में आएगा। मारपीट लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत शब्द का है, मतलब धर्म का प्राकृतिक रूप है, ये भी याद रखिएगा। अशोक का कलिंग युद्ध, देखो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा प्राचीन का नाम है। देखो आपसे ये पूछ लेगा कि उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है, ठीक है। ये अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा को देखकर उन्होंने युद्ध से वितृष्णा हो गए, मतलब कि युद्ध से पूरी तरह से उनको नफरत हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म, ये वाला देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर ये जो है ये। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म, देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रीवियस ईयर मैं कराना स्टार्ट कर रही हूँ। अशोक से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री में आए थे, बाकी और चैप्टर से आए थे, लेकिन अशोक से आए थे, वो भी मैंने भी कराया, देख लीजिएगा, पहला डे 1 का करके है। तो ये अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को वो निर्देश दे। देखो उनके मतलब इस वाले धम्म में किसी की पूजा, कोई मूर्ति पूजा या फिर कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। उन्हें लगता था कि जैसे हम लोग के पिताजी हो गए, हमें अच्छी व्यवहार और शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार वो भी उनका ये भी हम मतलब वो ये कहते थे कि जो राजा हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि वो भी अपनी प्रजा को अच्छे निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, मतलब कि बुद्ध जी जो थे उनके उपदेश से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। देखो धम्म महामात के अधिकारियों की नियुक्ति की थी, और ये कौन होते थे, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे।
इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिया। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वो राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे, मतलब जो नहीं पढ़ पाते थे उनको क्या इन्होंने संदेश दिया कि आप उनको पढ़ के बताइए कि इसमें क्या लिखा है। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका भी मतलब अपने राजदूत को भेजे थे। श्रीलंका में उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था और अपने बेटे को भी भेजा था। उन्होंने क्या किया था, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया था, उन मनुष्यों और जानवरों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था भी की, मतलब कि हॉस्पिटल्स वगैरह की व्यवस्था भी किया था उन्होंने। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश दिया था। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चे का विवाह होता है तो, या फिर बच्चे के जन्म पर जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे इस तरह के अनुष्ठान या कर्म मतलब करते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये सब कर्मकांड किसी काम का नहीं। सही बात है, अगर हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे नहीं तो मतलब कोई मतलब नहीं पूजा पाठ करने का। आप पूजा पाठ दिन रात करिए और उसके बदले आप दिन भर वही सब करिए बुरे काम, कोई मतलब नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है, ये रीतियाँ अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों की धर्म की निंदा नहीं कर। देखो आजकल तो बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है, मतलब कि अपने धर्म का वो करना, प्रशंसा, दूसरों की बुराई करना। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके बारे में क्या कहा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल हम सीख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और हमारा भारत में भी देखो हम जो भी धर्म होता है उसके हम लोग सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अशोक ने धम्म के विचार को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज मतलब प्रासंगिक है। अब देखो ये क्वेश्चन आप याद देखिए, बहुत ही ज़्यादा ये वाले मतलब आते हैं ब्राह्मी लिपि के बारे में। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अक्षर को अलग अलग भाषाओं में देख सकते हैं, अलग अलग लिपि में। देखो ये जो है ना, ये देखिए, ये आरंभिक में ब्राह्मी लिपि जब लिखी जाती थी तो ऐसे बनाती थी। अभी देवनागरी जो हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं ये ऐसे बनाते हैं ना, बांग्ला में ऐसे बनाते हैं, मलयालम में ऐसे बनाते हैं, तमिल में ऐसे बनाते हैं। अब अन्यत्र से देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 64,000 किलोमीटर लंबी है तथा 6400 है, ये 6400 है, 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क और जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ रहा है। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीन सम्राट के रवैये से कैसे भिन्न था, ये मतलब बच्चों के लिए है ताकि उन्हें पता लगे। ये देखिए ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जरूर से कॉमेंट भी करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।